पुलिस ने अभी तक मेरा नाम ही नहीं पूछा। एसएचओ साहब ने अपनी बेबसी मुझे बता दी है कि बेटा मुझे ऊपर से ऑर्डर आया, मेरे बस में नहीं है। आप बेटा ये केस वापस ले लो, इसकी भी इज्जत है, आपकी भी इज्जत। जो स्कूल दिखाया जा रहा है वो स्कूल मेरा है ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, जो सबसे बड़ा लोगों को गुमराह किया जा रहा है और ये प्लांटेड शो किए जा रहे हैं, वो मेरा स्कूल है ही नहीं। और जो क्लास फेलोज दिखाए जा रहे हैं, किसी को मैं जानती तक नहीं हूँ। वो न्यूजीलैंड से बैठा हुआ अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अभी भी आपको कॉल्स कर रहा है वो मुझे धमकियाँ दिलवा रहा है। हाँ, फैमिली के थ्रू, अपने भाइयों के थ्रू? नहीं, कुछ उसके कोई खातून है उसके थ्रू। इसके पास मेरी वीडियोस थी, मुझे मेरी वीडियोस पे ब्लैकमेल करता रहा है ना। जो बात मैं करती हूँ उसको तो अजीब बना देते हैं। मैंने तो बाबर आजम को कोई गाड़ी लेके नहीं दी 2017 में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान नेशनल टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद आदिल। नाज़रीन, हामिज़ा मुख्तार जो बाबर आजम की मुबैना गर्लफ्रेंड है, इन्होंने कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पर मुख्तलिफ एलिगेशंस लगाए कि इनके बाबर आजम के साथ ताल्लुकात थे। इस वक्त मेरे साथ हामिज़ा मुख्तार मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हामिज़ा, आज आपकी कोर्ट में हियरिंग थी, तो क्या फ़ैसला सुनाया कोर्ट ने? 23 पे एक्सटेंड कर दिया। तो जो एक हियरिंग आपकी 14 तारीख को भी हुई थी, उसमें कोर्ट ने क्या कहा था? सर उसमें हमारे जो जज साहब थे उन्हें कोरोना हुआ है, तो उसकी वजह से उन डेट एक्सटेंड करते गए हैं। आपका पहला केस कोर्ट ने निपटाया था, वो बहुत से लोगों ने ये बोला है कि वो कोर्ट केस जो था वो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, तो उसकी असल सच्चाई क्या, हकीकत क्या है उसमें? सर वो निपटाया गया था। निपटाने का मतलब ये होता है कि आपने ये भी देखा कि जज साहब ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए थे कि किसी भी तरह से गैर इखलाकी या गैर कानूनी तरीके पे मुझे हरासा नहीं किया जाएगा। बाबर आजम की पूरी फैमिली को और डायरेक्शन मुझे दी गई थी। ये लोग दुनिया को गुमराह करने के लिए बेबुनियादी बातें करें, ऐसा अभी तक मेरे 5 केस लगे हुए हैं अदालत में। अभी मैं हाई कोर्ट में भी चली गई, वो भी 23 को मेरी हियरिंग है और इंशाल्लाह मुझे पता है मुझे इंसाफ मिलेगा। अच्छा, कुछ दिन पहले आप पर एक कातिलाना हमला हुआ, तो आपको क्या शक, किस पर शक है कि किसने करवाया होगा? देखिए सर, मैं शक की बुनियाद पे किसी का भी बात नहीं करना चाहती। मैंने उस वक्त जो फायरिंग मेरे पे हुई है, मैंने दो बंदे देखे थे जिन्होंने मुंह अपना, बिल्कुल मैंने उनका फेस भी नहीं देखा, तो 2 नामालूम बंदों के ही मैंने अगेंस्ट वो अपनी FIR के ऑर्डर दिया हुआ है। मैंने उसमें किसी को नामजद नहीं किया। अच्छा, बहुत से लोगों ने इस हमले के बाद ये रद्द-ए-अमल दिया कि ये तो आपने खुद करवाया ताकि आप लोगों की हमदर्दी हासिल कर सकें। तो लोगों ने हमदर्दी तो नहीं की सर, आप भी देख सकते हैं अभी तक स्टिल लोगों का वही कॉन्सेप्ट है मुझे लेकर। और किसी भी औरत का, दुनिया की किसी भी औरत का इतना हौसला नहीं पड़ता। मैं अपनी बात नहीं करती कि वो अपने ऊपर इस हद तक, अगर मैं अपने ऊपर फायरिंग का खुदा ना खास्ता वो गोली मुझे लग जाती तो यहाँ लड़ना किसने था? बिल्कुल ठीक है। और अगर मैंने खुद अपने ऊपर हमला करवाया तो सबसे बड़ी बात ये है कि इनके पास तो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है अगेंस्ट माई सेल्फ कि ये कह सकते हैं कि इस लड़की ने करवाई। इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। पुलिस ने तो मुझे अभी तक मेरा नाम भी नहीं पूछा। पुलिस ने अभी तक मेरा नाम ही नहीं पूछा। जिस दिन मेरे पे फायरिंग हुई है उस दिन SHO साहब ने अपनी बेबसी मुझे बता दी है कि बेटा मुझे ऊपर से ऑर्डर आया, मेरे बस में नहीं है। क्योंकि वो स्टार है तो प्रेशर ज़्यादा उनके ऊपर है। जी, तो सर कानून तो सबके लिए बराबर है ना। यहाँ पे कोई स्टार हो या कोई कॉमन पर्सन हो, आप हो या मैं हूँ, कोई भी हो। अच्छा, आपके बहुत से क्लास फेलोज़ ने भी इंटरव्यूज़ दिए जो आपके साथ अली पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, तो उन्होंने उसमें ये बोला कि आपके बहुत से और लड़कों के साथ ताल्लुकात थे, तो उनके इन इंटरव्यूज़ ने आपके कैरेक्टर पे बहुत से सवालात उठा दिए, तो क्या ऐसा था? सर ये एक ना पढ़े लिखे वाली बात करती। जब दुनिया की कोई भी औरत इस मुआशरे में अपनी आवाज़ उठाती है ना, तो उसको चुप करवाने के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उसकी किरदार कशी की जाए। मेरे जितने क्लास फेलोज़ दिखाए हैं, आप उन क्लास फेलोज़ को ज़रा सामने लेकर आए। मैं तो किसी को जानती तक नहीं हूँ। और बाबर आजम के महल्ले में जाके बाबर आजम का इंटरव्यू लिया जा रहा था, उन्होंने बाबर आजम मेरे अगेंस्ट लिया जा रहा था, उन्होंने बाबर आजम की हमायत करनी। आप मेरी सोसाइटी में लोग बाबर आजम को गंदा कहेंगे, मुझे अच्छा कहेंगे, ठीक है। और जो स्कूल दिखाया जा रहा है वो स्कूल मेरा है ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, जो सबसे बड़ा लोगों को गुमराह किया जा रहा है और ये प्लांटेड शो किए जा रहे हैं, वो मेरा स्कूल है ही नहीं। और जो क्लास फेलोज़ दिखाए जा रहे हैं, किसी को मैं जानती तक नहीं हूँ। और अगर मैं इतनी मतलब करेक्टरलेस औरत थी तो मुझे क्या पता नहीं था कि मेरा इतना करेक्टर गंदा है, मैं इतने बड़े बंदे पे एलिगेशन लगाने जा रही हूँ तो लोग सवाल मुझे करेंगे। तो आई थिंक इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके मोहल्लेदारों ने इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने ये इसमें एक्सेप्ट किया कि आप वहाँ पर रहती ज़रूर थी लेकिन आपके ताल्लुकात नहीं थे। बाबर तो एक आप कह लें कि साईं टाइप का लड़का था, वो ये कहते हैं। सर क्यों साईं गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाते? उनका ये कहना था कि उसे तो पता ही नहीं था अपने काम से, काम सिर्फ क्रिकेट पे उसकी बात होती थी, उसके अलावा। सर दरअसल आपको फिर वही बात करती, वो महल्ले में मैं रहती थी तो मैं अपने घर से क्यों गई थी? बिल्कुल। बाबर आजम मुझे लेकर गया था, उस सोसाइटी में रखा था और मैं उस सोसाइटी में खुलेआम तो फिर नहीं सकती। एक तो पहले मैं घर से मतलब मुझे चोरी रखा गया था, तो मुझे भी डर था कि मेरे किसी एरिया के कोई बंदा मुझे देख ना ले और मेरे घर वालों को बता ना दे, इसलिए मैं खुफिया वहाँ पे रहती थी। और दूसरे नंबर पे बाबर आजम वहाँ पर आते थे, अभी तक तो किसी ने वहाँ के माले मकान को नहीं जाके पूछा। अभी तो उन्होंने माले मकान भी जो दिखाए वो भी प्लांटेड दिखाए हैं।
अच्छा, 2017 में आपका और बाबर आजम का थाना नसीराबाद में सुलहनामा हुआ और उस आपके मुताबिक बाबर आजम ने आपके साथ शादी करनी थी, लेकिन उसके बाद अभी तक जो है वो कुछ लोग ये सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई बात उसमें लिखी ही नहीं गई। सुलहनामे में ये बिल्कुल नहीं लिखा गया था कि बाबर आजम ने आपसे शादी करनी है, वो तो सिर्फ एक म्यूचुअल जो आपकी फ्रेंडशिप थी वो वहाँ पर ख़त्म की गई थी। देखिए सर, म्यूचुअल फ्रेंडशिप तो हमारी बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, वो उसकी पूरी फैमिली को भी पता था। और 2017 में मैंने पुलिस कंप्लेंट की थी, 2018 में हमारा सुलह हुई थी हमारी 2018 में 4 अप्रैल को। और उसमें बाबर आजम जब मतलब इसके अगेंस्ट मैंने जो किया था उस पर पुलिस ने जब बाबर आजम की पूरी फैमिली को, बिकॉज ऑन दैट टाइम आई हैव अ वेरी सॉलिड एविडेंस, और पुलिस ने एक मैरिड की बात की थी उस पर बाबर आजम की फैमिली ने मुझे, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्टिल अभी तक एक बयान रखा है कि मुझे इन्होंने मशरूत सुलह करवाई थी ये कह के कि आप बेटा ये केस वापस ले लो, इसकी भी इज्जत है, आपकी भी इज्जत है, आप हमारी इज्जत हो, हम आपकी शादी कर देंगे, आप इस केस को उठा लें। और ये बात इसकी पूरी फैमिली ने की थी, इसके वालिद साहब, इसके 2 अजीज़ रिश्तेदार थे और इसका बड़ा भाई था, और इंक्लूड इनके वकील साहब भी थे और बाबर भी थे। इन्होंने वहाँ पे मुझे ये कहा था। उसके बाद सर इन्होंने एक खाली एम्प्टी पेपर था जिस पे ऊपर लिखा हुआ था सुलहनामा और नीचे साइन करवाए थे। साइन सिर्फ एक पेपर पे किए थे जो इन्होंने वीडियो अदालत में दी भी, आप देख भी सकते, वो एम्प्टी पेपर था जिस पे मैंने साइन किया। ऊपर ये कोई भी तहरीर लिख दे उससे मेरा तो मैं नहीं कह सकती। आपने क्यों एम्प्टी पेपर पे साइन किया? आपको नहीं पता था कि यहाँ पर तो एम्प्टी पेपर के ऊपर तो कुछ भी लिख सकते थे बाद में? जब मेरा घर एक तो बस रहा था, मैंने शोर शराबा नहीं मचाती थी, दूसरे नंबर पे मैं कभी ये अदालत कोर्ट कचहरियों के मामलात में नहीं आई थी। तो मुझे तो जिस तरह इन्होंने, जिस तरह भी रहमो करम पे मैं पहले इनके थी, ऊपर से इन्होंने जिस तरह भी झांसेबाजी और जिस तरह भी करना था इन्होंने करके मुझे करवाया था। लेकिन मुझे ये पता था कि ये हमारी सुलहनामा ऊपर लिखा हुआ है कि ये आप दोनों के बयान लिख के ना हमने पुलिस को देने हैं। तो मेरे वहाँ पे साइन हो, मेरे साइन के साथ फैसल आजम के साइन हुए थे वहाँ पे, जो बाबर आजम का बड़ा भाई है। और अभी इन्होंने जो पेपर निकाला उसमें एक अलग शख्स का नाम लिखा गया, वो तो उस टाइम वहाँ पे मौजूद भी नहीं था और ना मैं उसको जानती हूँ, ना ही मैं इस चीज़ को भी कह सकती हूँ उसका बाबर आजम से कोई ताल्लुक है। तो लिहाजा ये जो भी इन्होंने तैयार किया या आज इन्होंने तैयार किया, उसके साथ जो 3 पेपर और इन्होंने साइन किए वो तो इन्होंने खुद मेरे नकली साइन किए हैं। अच्छा, आप अपनी मर्जी से बाबर आजम के साथ घर से भागी, तो जितनी सज़ा का हकदार बाबर आजम है इस वक्त उतनी आप भी होंगी। देखें सर, जुर्म नहीं छुपाएं, जुर्म सब छुपा रहे हैं। मेरी बात को डी ट्रैक किया जा रहा है। मैं अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन मेरी मर्जी ये नहीं थी कि मैं उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाऊं। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अभी तक अपने कुरान पाक पे हलफ उठा के कहा कि इसने मुझे मेरे घर से ये कह के लेकर गया है कि हम सुबह शादी कोर्ट मैरिज करेंगे। बिकॉज ऑन दैट टाइम मैं छोटी एज में थी और बाबर आजम के पास उसका ID कार्ड था। मैंने खुद देखा तो मैं तैयार थी, क्योंकि मोहब्बत थी, मैं गई हूँ। उसकी झांसेबाजी में वो मुझे ये कह के लेकर गया कि शादी करेंगे। 3 दिन तक वो मुझे अपने एक दोस्त के घर में रखा। 3 दिन के बाद वो उसने मुझे कह दिया अभी थोड़े हालात बेहतर होते हैं, हम शादी करते हैं। तो मैं 3 दिन बाद अपने घर तो वापस जा नहीं सकती थी। मैं जिस तरह की फैमिली से, मैंने आपको पहले बताया हमारे में तो आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करते, मुझे डर था। तो उस झांसेबाजी को आप मर्जी में नहीं कन्वर्ट कर सकते। बाद में मेरी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं घर से बाहर कभी नहीं निकली थी, मुझे इस तरह रहने की मतलब नहीं ज़रूरत थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं हालात से बेबस थी। लेकिन फिर भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि शायद ये बंदा कभी सुधर जाए और मुझे इज्जत दे दे। उसकी वो जो हवस थी वो दिन ब दिन बढ़ती भी गई। उसके बाद उसने जिस तरह भी मुझे ब्लैकमेल किया, वो सारे मामला मैं पहले भी बताए, अभी भी मैं आपको बता रही कि इसके पास मेरी वीडियोज़ थी, मुझे मेरी वीडियोज़ पर ब्लैकमेल करता रहा है। अच्छा, आपने उस्मान कादिर का नाम लिया इस पूरे मामले के अंदर, उसके अलावा इमरान नज़ीर का भी। हालांकि अगर करीबी दोस्त देखा जाए तो इमामुल हक और इमाद वसीम और सरफराज अहमद बहुत करीबी दोस्त हैं इस वक्त बाबर आजम के, तो क्या उनका भी कोई लेना देना है इस पूरे मामले से? देखिए सर, मैंने उस्मान भाई का नाम लिया। उस्मान भाई अंडर 19 से मैं देखती आई हूँ, उनके बेस्ट फ्रेंड है, उनके साथ है, उनके बेस्ट फ्रेंड है। इन लोगों की मशावरत और हर चीज़ में इनकी एक ही बात होती है इन दोनों की। जो भी बाबर आजम कोई भी हरकत करता उसमें उस्मान कादिर हमेशा शुमार होता था। और जहाँ पर रही दूसरे अदर प्लेयर्स की, इमरान भाई की बात, इमरान भाई को इल्म है मेरा कि नहीं, मैंने एक इंसिडेंट था वो बयान किया, इमरान भाई को इल्म उस बात का था। और दूसरे नंबर पे इमाम जो था वो भी इस चीज़ का आई विटनेस था। 3-4 साल तक तो इमाम भी इस चीज़ का आई विटनेस था। इमाद भाई के टाइम में, उस टाइम इमाद भाई नहीं थे और नाम बाबर आजम की इतनी थी। ये 2017 के बाद बाबर आजम की और इमाद की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई और उसके बाद मैं अपने घर आ चुकी हुई थी। तो उससे पहले इनके दोस्त थे नवीद, ही इज़ ऑल्सो बी अ क्रिकेटर, और वो उनके घर भी मुझे रखा गया था। उस्मान कादिर थे, इनके
कज़न्स थे, इसकी फैमिली थी और उसके अलावा इमामुल हक था। देखिए मैं बाबर आजम पे एलिगेशन नहीं लगा रही, मैं तो बाकी प्लेयर्स का भी कह रही हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो बाकी प्लेयर्स कहें कि ये लड़की झूठ बोल रही है। अभी तक 1 महीना हो गया हुआ, क्यों नहीं कोई जवाब दे रहा? क्योंकि मैं सच पे खड़ी हूँ। मुझे दिन ब दिन दबाते जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं खामोश होने वाली। आपने बाबर आजम के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, अगर बाबर आजम अपनी बेगुनाही साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपका क्या लाहेमल होगा आगे? सर मैं बाबर आजम की फितरत को जानती हूँ, कितने झूठ वो बोलेगा। एक झूठ बोलने के लिए वे 100 झूठ बोलने पर 100 झूठ में मैं ये समझती हूँ नेगेटिविटी जो है ना वो सदाबहार नहीं रहती। जो पॉजिटिविटी है वो स्लो ज़रूर है, लेकिन वो एक दिन सबके सामने आती है। 1 महीने से तो मैं ये भी नहीं साबित कर पा रही थी कि मेरा ताल्लुक है, आज मैंने साबित भी कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने सुलहनामा भी आपको दिखा दिया है। तो आई थिंक मैं ये भी जस्टिस ज़रूर मुझे इस चीज़ का भी मिलेगा, जो इसने गुनाह किया उसको सज़ा भी इसकी मिलेगी। अच्छा, बाबर आजम अगर आपको ये अभी ऑफर करें कि वो आपको अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं तो क्या आप उनकी इज्जत बनेंगी? 2018 में भी उन्होंने यही कह के मुझे किया था, लेकिन इस तरह के बंदे की बात में मैं अब नहीं आऊँगी। क्यों नहीं आऊँगी? क्योंकि सर सबसे बड़ी बात है, जो मर्द किसी औरत की कमाई खाने का आदी हो ना, वो कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। नहीं, आपके सामने क्रिकेटर तो वैसे ही बहुत अमीर होते हैं। आपने 17 में उन्हें रिबॉन गाड़ी लेके दी, लेकिन इस वक्त वो उन्हें 2.5 साल टीम में हो चुके थे और वो अच्छे खासे पैसे कमा चुके थे उस सर वक्त। देखिए ना, जो बात मैं करती हूँ उसको तो अजीब बना देते हैं। मैंने तो बाबर आजम को कोई गाड़ी लेके नहीं दी 2017 में। मैंने ये एप्लीकेशन दी थी कि 2017 में इसको पैसों की ज़रूरत थी और मैंने अपने घर की गाड़ी, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, मैं अपने घर वापस आ गई थी, मैंने अपनी मदर से झूठ बोल के उनकी अपनी घर की गाड़ी बेच के पैसे इसको दिए थे। वो गाड़ी ना मैंने खुद खरीदी थी ना बाबर ने खरीदी। उस गाड़ी से हम दोनों का कोई कंसर्न नहीं, लेकिन उसको बेच के पैसे मैंने बाबर आजम को दिए थे। मैं ये कहना चाहती हूँ। और क्रिकेटर्स के पास पैसे होते हैं, जो भी होता है, आप आई थिंक उनको सिर्फ ग्राउंड की हद तक देखते हैं। उनकी निजी लाइफ में जाके देखें तो आपको भी पता चले ये भी हम जैसे ही लोग होते हैं। मुझे पता है कि मैंने कितने साल तक इतना स्टैंड इसको किया, वो मुझे इल्म है और मैं इंशाल्लाह उस चीज़ को भी दुनिया के सामने ला। मेरा आपसे ये आखिरी सवाल, कितनी पूरी उम्मीद है आपके आप ये केस जीत जाएंगी? 100% मुझे पूरा अपने अल्लाह पे यकीन है और मुझे इंसाफ मिलेगा। आज मैं कम से कम 60% लोगों को ये तो साबित कर चुकी ना कि मेरा ताल्लुक है उससे। अब लोग कहते हैं 2018 में सब खत्म हो गया। क्यों? 2018 में मेरी इज्जत नहीं थी, 2017 में मेरी इज्जत नहीं थी, 16 में मेरी इज्जत नहीं थी। ठीक है, 2018 में अगर सुलह हो गई थी तो बाबर आजम नवंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी 2020 में मुझे क्यों रब्ता कर रहे थे? वो भी मैंने प्रूफ कर दिया। तो इससे बात ये है कि बाबर ने जो गलती की है वो अपनी गलती को एडमिट करें यहाँ पर आके दुनिया के सामने कि वो गलत है। अगर वो एडमिट करते हैं तो क्या फिर आप उन्हें माफ़ कर देंगे? नहीं सर, वो तो अब मैं सीधी सी बात है, क्योंकि आज मैं इसको माफ़ी दूंगी ना, ये दोबारा फिर करेगा। इतना कुछ हो गया, दुनिया इतनी उसकी हमायत कर रही है। वो न्यूजीलैंड से बैठा हुआ अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अभी भी आपको कॉल्स कर रहा है वो मुझे धमकियाँ दिलवा रहा है। हाँ, फैमिली के थ्रू, अपने भाइयों के थ्रू? नहीं, कुछ उसके कोई खातून है उसके थ्रू। तो नाज़रीन, आपने हामिज़ा मुख्तार की बातें सुनी। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, फैसला आप लोगों ने करना है। अपने मेज़बान जुनैद आदिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।